मैं नमस्कार। आज छवि कक्षा 10वीं की छात्र हूँ जी। और हमारे समक्ष बैठे हैं श्रीमान राकेश खत्री जी, जो कि नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हम आज सुनते आ रहे हैं कि विकास के नाम पर कई पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण कई चिड़िया घरों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन श्रीमान राकेश खत्री जी ने तो ये ठान रखा है कि इन चिड़ियों को एक घोंसला दिया जाए। इनका लक्ष्य बन चुका है ये जीवन का। इन्होंने अब तक 2.5 लाख घोंसले बनाए हैं और कई लाख पंछियों को रहने के लिए एक आशियाना दिया है। इन्होंने जिस काम को करने की जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए देश को इन पर बहुत गर्व है। तो आइए मिलते हैं और कुछ प्रेरणा लेते हैं हम श्रीमान राकेश खत्री जी से। नमस्ते सर। नमस्कार सर, आपको मिलने का मौका मिला, यह हमारा सौभाग्य है। थैंक यू। मेरा भी सौभाग्य है कि आप जैसे बच्चों के संग बात करने को मौका मिला। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पंछियों के लिए घोंसला बनाने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? आपने पहला घोंसला कब देखा था? सर, किताबों में पहली बार देखा था। एन फॉर नेस्ट। हाँ सर। मैंने भी देखा था जब मैं छोटा था, 7 साल का। तो मैं पुरानी दिल्ली के अंदर, ओल्ड दिल्ली के अंदर एक स्कूल में पढ़ता था और मैं स्कूल से जब आता था तो आम बच्चे जैसे सब बच्चे करते हैं, अपना बैग एक तरफ फेंकता था, शूज एक तरफ, और मैंने बहुत सारे क्राइम के इक्विपमेंट अपनी छत के ऊपर छुपा के रखे हुए थे। पता है वो क्या था? एक टोकरी थी, एक डंडी थी, एक रस्सी थी, बहुत सारे कलर थे। मेरी जॉइंट फैमिली थी जिसके घर से जो लिपस्टिक, बिंदी सब मिल जाती थी, मैं सब ले जाता था और वो गायब हो जाती थी और ऊपर छत पे पहुंच जाता था। और थोड़े से ग्रेन्स होते थे एक बक्स के अंदर, और हमारे घर की जो वॉल थी उसमें बहुत सारी ब्रिक्स को निकाला हुआ था, तो उसमें चिड़िया घर बनाती थी। और मैं नीचे क्या करता था, वहां टोकरी रखता था, उसमें दाने डालता था, डंडी के साथ रस्सी बांध के दूर बैठ जाता था। जैसी चिड़िया दाने खाने आती थी, मैं डंडी खींच देता था, वो टोकरी में बंद हो जाती थी। फिर मैं हाथ डालता था और उसको पकड़ के खूब सारे कलर लगाता था, वही जो कलर नीचे से लाया था। कलर लगा के मैं उसको उड़ा देता था और देखता था ये कब वापस आएगी। वो आती थी बेचारी। फिर मैं नीचे जाता था खाना खाने। तो मेरे पापा जब तक बैंक में काम करते थे, वो लंच टाइम में घर आते थे, तो वो मम्मी और पापा दोनों कान पकड़ के मेरा मुझे झुलाते थे कि तुमने रंग लगाया? मैंने कहा हाँ। वो ये सजा होती थी मेरी। और मुझे लगता था कि नेचर मुझे बहुत बड़ी सजा देगी, लेकिन नेचर ने सजा नहीं दी, उसने मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे वो काम सौंपा कि इस चिड़िया को जिसको मैं उड़ाता था वो वापस आए। क्योंकि आपको याद होगा, बचपन में हम लोग घरों में खूब खेला करते थे चिड़िया उड़, है ना? हमने उड़ाते उड़ाते चिड़िया को इतना उड़ा दिया कि वो गायब हो गई। वो ऐसे नहीं गायब हुई, हम लोगों ने अपने दिल बंद कर लिए, हमने अपने घर बंद कर लिए। वो हाउस स्पैरो है, घर के अंदर रहने वाली चिड़िया, लेकिन हमने घर में उसके अंदर आने की जगह ही नहीं छोड़ी। आप अभी भी किसी मॉडर्न बिल्डिंग में जाके देखें तो आपको कहीं भी रोशनदान या कहीं होल नहीं दिखाई देगा जिससे चिड़िया आती है। वो सबसे अच्छा घर कहाँ बनाती थी मालूम है? आपके घर में फैन है, फैन के ऊपर एक कप लगा होता है, वो उसका सबसे अच्छा घर होता था। और जब हमारे घर में, क्योंकि पुराने मकान थे तो उसकी छत ऊपर होती थी, तो जब वो घर बना लेती थी तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक कर्फ्यू लगा देते थे घर के अंदर कि कोई पंखा नहीं चलाएगा, अगर चिड़िया कट गई तो कान काट दिए जाएंगे। और आज भी यही होता है, जब मैं घर में कभी स्विच करता हूँ तो मुझे लगता है मेरे कान तो नहीं काटेंगे, मैं ऊपर देखता हूँ फटाक से पंखे की तरफ। तो यहाँ से शुरुआत हुई। फिर हम वहां से शिफ्ट कर गए। अशोक विहार एक जगह थी जो कंक्रीट का जंगल था, नया नया बन रहा था। ये बात है 79 एंड की और 80s के शुरू होने की। वहां सिर्फ कंक्रीट के जंगल थे, वहां कुछ नहीं था, कोई घोंसले नहीं दिखते थे। रोज देखते थे कि पेड़ लग रहे हैं, जो कटते जा रहे थे पेड़, उनकी जगह मकान बनते जा रहे थे, दूर दूर तक मकान बन रहे थे। तो बड़ा दुख होता था कि घोंसले अब कहाँ है, यहाँ दिखते ही नहीं कहीं घोंसला। अच्छा, गौरैया वैसे भी बहुत तरकीब से घोंसला नहीं बनाती, वो तो बेचारी कहीं होल के अंदर कहीं पे भी रुई धागे सब रख के उसी में एग ले कर देती है। तो हमने सोचा क्यों ना घोंसला बनाया जाए। तो हम लोगों ने नारियल के, उस टाइम साउथ से नारियल आना शुरू हुआ था, तो हम लोगों ने नारियल के 40 के करीब वो इकट्ठे कर लिए खोल। उनके मुंह को ऐसे साफ करा, साफ करने के बाद उसमें न्यूज़पेपर डाला, न्यूज़पेपर डालने के बाद उसमें फेविकोल लगाई और कूलर की घास लगा के रस्सी बांध के उसके घोंसले लगा के पेड़ों पर लगा दिए। 40 घोंसले लगाए थे। हमें लगा कि यार हम तो इंजीनियर हो गए बॉस, अब तो नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हमने घोंसले लगा दिए, इसमें चिड़िया आ जाएगी। पर चिड़िया कहाँ आई उसके अंदर? 15 दिन तक हम लोग रोज देखते थे जाके कि किसके अंदर चिड़िया है। किसी में चिड़िया नहीं थी, उस पर नंबर डाले हुए थे। फाइनल डे पे 15 दिन के बाद जब चेक करने पहुंचे तो 38 तक तो खाली था। 39 के अंदर 2 छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो एक कहीं आस लगी कि हाँ ये हो सकता है, अच्छा बन सकता है कुछ। तब तक पापा की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, काम करने के लिए कुछ था नहीं, तो मुझे ये होता था कि काम भी करना है।
1980 आ गई थी, बड़े भी हो रहे थे, कॉलेज भी जाना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी। तो मैंने क्या करा कि हम लोग सोचे कि यार अब क्या करा जाए। जब शिफ्ट हो गए तो हमने कहा कुछ काम तो करना ही है ना, तो क्यों ना फिर कुछ एनवायरनमेंट के काम करे जाए। तो मैंने घोंसले R&D करके हम लोगों ने बैम्बू स्टिक से, जो आज आप लोगों ने बनाए वैसे वाले घोंसलों का मटेरियल तैयार किया। और तैयार करने के बाद तब तक मैंने शीला दीक्षित जी मिनिस्टर थी हमारी, चीफ मिनिस्टर, उनको ज्वाइन करा था। तो उनके घर पे हम इन्वायरमेंट की क्लासेस लिया करते थे। मेरा बेटा भी हो गया था, तब तक छोटा था, स्कूल में पढ़ता था नज़दीक। तो हम वहाँ जाके क्लासेस लिया करते थे। तो उन्होंने एक दिन, मैम ने मुझे कहा कि एक फॉरेस्ट है, अर्बन फॉरेस्ट गड़ी मांडू, वहाँ जाके घोंसले लगाओ। मैंने कहा अच्छा मैम, मैं चला जाता हूँ। मैं गया घोंसले लगाने, फिर जाने लगा रोज ही। तो एक दिन जब मैं घोंसले लगा के आ रहा था वापस, ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जिसने मुझे सबसे ज्यादा टर्न किया। तो वहाँ एक माली बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले बात सुनिए इधर आइए। मैंने कहा जी। बैठिए। खाना खा रहे थे वो। मैं बैठ गया। क्या करते हो ये? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और मुझे निकाल के कुछ दिया। मैंने उसको इज्जत की खातिर ऐसे रख लिया। तो मैंने कहा आप बताइए। बोले तुम बहुत कमाल का काम कर रहे हो, तुम उनको घर दे रहे हो जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग तुम्हारे पर हो नहीं सकती, और इस काम को तुम कंटिन्यू रखना। मैं वहां से उठ के और अपने घर आ गया। जब मैं घर आया तो मैंने अपनी वाइफ को आके ये बात बताई कि आज ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा देखो बड़े बुजुर्ग थे, हो सकता है वो खुदा के भेजे हुए या भगवान के भेजे हुए कोई नुमाइंदे हो, कोई मैसेंजर हो जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया। अच्छा, जिंदगी में रास्ता दिखाने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन रास्ते के ऊपर चलना कोई नहीं सिखाता। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इस काम को करो। बस वो दिन था मेरी लाइफ का टर्निंग। मैंने कहा नहीं, मैं घोंसले ही बनाऊंगा। तो हमने खूब सारे घोंसले बनाए वुडन, उसके बैम्बू स्टिक्स के। और वहीं एक नियरेस्ट प्लेस था जहां हम जाके हम लोगों ने घोंसला एक इंस्टॉल कर दिया, और 19 उसके घर में रख दिए, जिसके घर में हम गए थे। लोग हंसते थे कि चिड़िया तो अपने घोंसले में आती है, आपके घोंसले में। ये सवाल आज भी पूछते हैं लोग, और अब भी मैं उनसे वही सवाल पूछता हूँ कि अच्छा आपने जगह कहाँ छोड़ी चिड़िया के लिए घर बनाने की? कहीं नहीं छोड़ी। तो फिर चिड़िया कहाँ जाएगी? आप पेड़ों को हटाते गए, आप ऑर्नामेंटल ट्रीज लगाते हो, आप बुशेज नहीं लगाते। मैं अभी जैसे डिस्कस कर रहा था, मैंने उनको बताया बहुत सारे ऐसे थॉर्नी पेड़ लगाइए, आप अनार लगाइए, बेर लगाइए, जिनमें चिड़िया अपना घर बनाती है। हम वो लगाते ही नहीं। हमें लगता है पाम लगा दें, ऑर्नामेंटल ट्रीज लगा दें, या इम्पोर्टेड ट्रीज लगा दें। बुशेज हमने हटा दी। रही सही कसर वो सीमेंटेड ट्रैक लगा देते जहाँ बुशेज होती थी। तो चिड़िया कहाँ घर बनाएगी? तो हमने जब वो लगा दिया घोंसला, तो पहले दिन फोटोग्राफर थे हम, तो मेरे पास कैमरा था, तो मैं कैमरा लेके बैठ गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, लोग हंसते थे निकलते हुए, नहीं आएगी चिड़िया में घोंसला में, जाओ घर जाओ। कहते अच्छा ठीक है। फोर्थ डे, मैं संडे का दिन था, मैं घर से निकल रहा था, तो मेरी वाइफ मोनिका ने पूछा मुझसे कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वहीं। कहने लगी अगर चिड़िया नहीं आई तो? मैंने कहा नहीं आएगी। कहने लगी जरूर आएगी आज, उन्होंने कहा था ना तुम्हारे से कि ये रास्ता तुम्हारे लिए है। चौथे दिन करीबन 11 सवा 11 बजे मेल स्पैरो आया। उसने उसको फाइंड आउट किया, सारी तरफ से ढूंढा, और थोड़ी देर के बाद वो फीमेल के साथ आया। उसने तिनका रखा, और उसके बाद वो उड़ के चला गया। हमें लगा ये घर अडॉप्ट हो गया। वो 19 के 19 घोंसले लोगों ने वहां से फटाफट उठा लिए, अपने अपने घरों पे लगा दिए। और 3 दिन के बाद जब जाके चेक करा, तो हर घोंसले के अंदर चिड़िया थी। तो मुझे लगता है इससे बड़ी ब्लेसिंग और लाइफ में कोई नहीं मिल सकती। ब्लेसिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब मिलती हैं तो बहुत इफराद में मिलती हैं, आदमी से संभाली नहीं जाती। कोई घमंड नहीं आया, कुछ नहीं आया। पहली बार लिम्का बुक के अंदर नाम आया इसी काम के लिए, सबसे ज्यादा नेस्ट बनाने पे और सबसे ज्यादा वर्कशॉप करने पे। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर थिएटर किया। ये एक जर्नी का पार्ट था सारा का सारा। 2012 के अंदर जब मैंने एक एनजीओ बनाया इको रूट, तो उसके साथ वो थिएटर शुरू करा। और जब थिएटर शुरू कर दिया तो उसके बाद बातें बढ़ती चली गई। फिर आईसीएससी बोर्ड की 4th क्लास की इंग्लिश की बुक में एक चैप्टर में नाम आ गया, उसमें अच्छा खासा लिखा हुआ था। फिर 3 किताबें और निकली। फिर उसके बाद अर्थ डे नेटवर्क ने अपना स्टार बना दिया। फिर उसके बाद हाउस ऑफ कॉमन लंदन के अंदर एक अवार्ड मिला, जिसमें बेस्ट प्रैक्टिस थी हमारी स्पैरो कंजर्वेशन की। फिर एक नेशनल अवार्ड मिला जो बच्चों के संग बेस्ट इनोवेशन और ट्रेडिशनल मेथड्स पे काम करने का था। फिर उसके बाद जो अवार्ड मिला वो ताइवान गवर्नमेंट से मिला। वो काफ़ी अच्छी तादाद में उन्होंने हमें एक फाइनेंशियल एड दी कि आप इनसे घोंसले बनाइए जो हम आज तक बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट करनी शुरू करी। मैं फिल्में बनाता था, फिर मैंने चिड़ियों पे फिल्में बनानी शुरू करी। घरों में जाके वर्कशॉप करते थे, स्कूल्स में करते थे, RWS के संग करते थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने बुलाना शुरू करा। फिर कॉर्पोरेट को भी लगाव हुआ। तो सबसे पहले एक बैंक, मल्टीनेशनल बैंक था, उन्होंने हमें कहा कि अच्छा आप हमारी तरफ से पूरे हिंदुस्तान भर में घोंसले बनाइए।
तो हमने करीबन 300 स्कूलों के साथ किया। फिर वो धीरे धीरे बच्चों के संग काम करते करते कब मैं नेस्टमैन बन गया मुझे नहीं पता, कि मुझे कब नेस्टमैन ऑफ इंडिया कहने लगे। मैं जहाँ जाता था वो कहते थे नेस्टमैन ऑफ इंडिया, और मुझे लगता था ये अपने आप का उपाधि कहाँ से मिल गई। लेकिन वो उपाधि इतनी कमाल की मिली उस चिड़िया की वजह से। वो चिड़िया इतनी कीमती है, हमारे इकोसिस्टम का इतना अच्छा वॉरियर है वो, कि वो इन इंसेक्ट्स को खाया करता था जो सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते थे। हम लोगों ने उसे अपने घर से दूर कर दिया, अपनी खिड़कियां बंद कर दी। हमें क्या करना चाहिए, जैसा मैंने आज वर्कशॉप में बताया कि हमें ये करना चाहिए कि बच्चों को पार्क के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए, ऊन हो, ट्विग्स हो, कपड़ा हो पुराना, कतरने हो या कुछ हो, ऐसी चीजें रखनी चाहिए। फिर इतने में ये पेंडेमिक का एकदम बुलावा आ गया। अब पेंडेमिक आया तो सारे काम बंद हो गए, हम लोग भी घर में कैद हो गए। बड़ा मन छटपटाता था, रोज बच्चों के संग कभी 200 बच्चे कभी 300 बच्चे उनके संग काम करते थे, उनको भी अच्छा लगता था बच्चों को। तो हमने सोचा अब क्या करें, तो हमने प्लास्टिक कंटेनर से घोंसले बनाने शुरू करे। मेरी वाइफ का एक आइडिया था, उन्होंने कहा कंटेनर से बनाते हैं, तो उनमें वही 75,000 वेबिनार के थ्रू बना डाले, और वो बनते चले गए। वो कब 2.5 लाख हो गए। और एक दिन अचानक क्या हुआ था, इससे पहले कि लंदन से एक मेरे पास लेटर आया कि उनकी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड निकलती है। उन्होंने हमारे स्पेशली जूट वाले घोंसले जो आज हमने बनाए, वो 1,25,000 घोंसलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा दर्ज किया उन्होंने। तो मुझे अवार्ड की चिंता नहीं है, अवार्ड तो बहुत मिलते हैं जिंदगी में, रोज मिलते हैं, लेकिन वो अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे हमसे सीखते हैं या पेरेंट्स सीखते हैं। हमारी वर्कशॉप में 3 जनरेशन बैठती हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चे, और उसके बाद वो बच्चे। तो आप सोचो, 3 जनरेशन मिलके एक घोंसला बनाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अभी मिला। 15 अगस्त के दिन मैं वर्कशॉप कर रहा था दिल्ली के अंदर एक, तो 85 ईयर्स की एक बैंगलोर से गायनेकोलॉजिस्ट आई हुई थी। वो रो पड़ी घोंसला बनाते हुए। उन्होंने कहा मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी को लाल किले पे देखा था, लेकिन आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि वो चिड़िया जो हमारे घरों से गायब हो गई उसके लिए घर भी बना सकते हैं। उन्होंने वो अपने घर में लगाया, उसमें चिड़िया आई और उन्होंने फोटोग्राफ शेयर करी। तो मुझे लगता है बच्चे मेरी सबसे बड़ी पकड़ है, और बच्चे मेरी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, जो मेरे साथ काम करते हैं और काम करने के बाद उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में लास्ट टाइम मैंने सर्वे किया, करीबन 350 स्कूल्स ने अपना समर वेकेशन का जो प्रोजेक्ट था वो नेस्ट के ऊपर दिया। सर बहुत बड़ी बात है आपकी इस कहानी से। मैं पक्का कह सकती हूँ कि मेरे जैसे कई छात्र प्रेरित हुए होंगे। सर अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप आपके परिवार के बारे में कुछ कह सकते हैं कि वो आपको इस काम में कैसे सहयोग देते हैं, आपसे कैसे जुड़ते हैं। अरे डांटते हैं यार बहुत वो लोग। डांटते नहीं है, मेरी वाइफ ने मुझे सबसे ज्यादा, मोनिका ने सपोर्ट करी। फिर मेरे बेटे ने सबसे ज्यादा डिजाइन बनाए उसके बर्ड हाउसेस के, कि मोटी लकड़ी का बनेगा तो इसमें आउटलेट आएगा, या छोटी लकड़ी का और पतली लकड़ी का बनेगा तो मैना आएगी चिड़िया के लिए, ऐसा। तो वो रिसर्च करता है, इज ए एनवायरमेंटलिस्ट। मेरी बेटी कंटेंट राइटर है, वो कंटेंट हमारे लिए डेवलप करती थी, और मेरी वाइफ स्कूल के उनके लिए काम करते हैं। मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट दी। सबसे ज्यादा सपोर्ट मैंने फिर कहा मुझे आप जैसे बच्चों से मिली, जो सीखना चाहते थे और सीख के फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं इसलिए लकी हूँ, मैंने इसीलिए कहा मेरे ऊपर ब्लेसिंग है, कि जो बच्चे 7th या 8th क्लास में मेरे पास नेचर की वर्कशॉप में आते थे, आज वो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में और सरकारी ऑफिसों के अंदर बैठे हैं। वो लोग मुझे बुला के सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए कितनी बड़ी कमाई है ये, मेरे लिए बहुत बड़ा एक मेडल है ये, कि उन बच्चों ने मुझसे सीखा और अब वो मेरे साथ करते हैं काम। तो मुझे लगता है परिवार और दोस्तों का साथ नहीं होता तो मैं शायद यहाँ बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। बहुत बड़ी बात है सर। सर आप हमें आपके इको रूट्स फाउंडेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या काम चलता है। इको रूट फाउंडेशन 2012 में शुरू किया था, 26 मार्च को, और 28 मार्च को पैनासोनिक ने पहली बार मुझे एक थिएटर का काम दिया था करने के लिए। मैं उनकी CSR हेड से मिला था, तो मैंने उनको पिच किया कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो शी सेड कितना बजट है, मैंने कहा इतना बजट है। तो शी सेड ठीक है, हम आपको 48 लाख रुपीस देंगे और आप कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, और 7 महीने के अंदर मेरे पास एक छोटा सा फोन होता था रिलायंस का 600 रुपए का, मैंने पूरा हिंदुस्तान ट्रेवल किया, 1,12,000 बच्चों के संग थिएटर किया, 12 लैंग्वेजेस के अंदर, 17 स्टेट्स में और 24 शहरों के अंदर। वो पहला काम था। फिर मैंने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम किया, जिसमें 94,000 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के नए नए आइडियाज बताए। और जो वाटर कंजर्वेशन के वाटर वॉरियर्स हैं
उनकी लाइफ के ऊपर थिएटर किया। फिर मैंने इंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर काम किया, उन छोटे बच्चों के साथ जो 7th तक के थे। उन्होंने अपने घरों के अंदर खूब अच्छा सा मेकअप करके, गेटअप लेके उन स्पीशीज का उनके बारे में बताया। मैं वाटर कंजर्वेशन पे काम करता हूँ, मैं तालाबों को दोबारा जिंदा करता हूँ, मैं कुओं को जिंदा करता हूँ दोबारा। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को नेचर ट्रेल में ले जाके उनको मैं दिखाऊं कि कहाँ कौन से इंसेक्ट्स मिलते हैं, कहाँ कौन सी पत्तियां हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रोग्राम चलाया, नेचर डिटेक्टिव। हम छोटे बच्चों को डिटेक्टिव बनाते हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन सिखाते हैं हम। तो वो एक काम करते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन पे बुक्स निकालते हैं। अभी 2 बुक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहली बुक है हमारी, चलो चहकती महकती दुनिया को ढूंढे, जो दुनिया खो गई है रंग बिरंगी हमारी, वो। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मैं पहाड़ के ऊपर कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ आजकल, जहाँ बच्चों के लिए इको गुरुकुल बना रहा हूँ। वहाँ मैंने करीबन 10 आपके जैसी बेटियां चुनी है, जिनको मैंने कैमरे की ट्रेनिंग दी है। और वो वहाँ की जो पगडंडियाँ जिनसे वो अपने स्कूल जाया करती हैं 10 किलोमीटर पैदल, उसके ऊपर वो छोटी छोटी फिल्में बना रही हैं। कौन से शब्द मिलते हैं, कौन से हर्ब्स हैं, कौन से कीड़े मिलते हैं, कौन से पक्षी मिलते हैं, तो वो कंपाइल कर रही हैं। उसका नाम ही हरी भरी पगडंडियाँ है। और एक बुक आ रही है, एक कहानी पत्ता बोले। उसमें 80 ट्रीज हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, जिनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि कैसे है। तो ये बेसिकली इको रूट फाउंडेशन का काम है, वो एनवायरमेंट लिटरेसी के ऊपर। सर काम मतलब बहुत महान काम कर रहे हैं आप, आपसे जितना सीखे उतना कम है। सर मेरा अगला प्रश्न, और मैंने किससे सीखा? नेचर से, बच्चों से। बच्चों के आइडियाज बड़े कमाल होते हैं, बहुत कमाल होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं। हाँ, तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने एक बार कहा था कंजर्वेशन मस्ट कम बिफोर रिक्रिएशन। तो आप आज की युवा पीढ़ी से नेचर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या अपेक्षा रखते हैं? मुझे लगता है जैसे मैंने अपने से छोटे बच्चों को एजुकेट किया, आप लोगों की ड्यूटी बनती है अपने से छोटे बच्चों को एजुकेट करें, उनको समझाएं। अब आप लोगों के पास बहुत फैसिलिटी है। देखिए हमारे पास स्कूल के टाइम में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। ले दे के कुचिपुड़ी डांस होता था किसी डांसर का, और हमें वो डांस इसलिए अच्छा लगता था कि उसके बाद रिफ्रेशमेंट मिलेगी, तो हम लोग तो डांस में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आप लोगों के पास बहुत फैसिलिटी है। ये फ़ोन जो है ना, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप इसको सही से यूज़ करें, आपको हर इंफॉर्मेशन आपके पाम पे मिल जाती है। तो उसको लोगों से साझा करिए, और जितनी इंफॉर्मेशन आप इन बच्चों को देंगे उतना इनके लिए अच्छा होगा। यानी मैं आपको अभी कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपने एटीएम कार्ड की तरह यूज़ करिए। बच्चों को सिखाइए कि उतने ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, फालतू ना उसको वेस्ट करें, क्योंकि वो नेचर हमें दे तो रही है, हमसे मांग तो कुछ भी नहीं रही। तो बर्ड्स के लिए, ट्रीज के लिए, आप ट्रीज नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, आप जो लगे हुए ट्रीज हैं उनकी केयर करिए। तो बच्चों को सिर्फ यही समझाइए कि नेचर हमारी है, हमें इसे बचाना है। नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है। और अगर हम नेचर को नहीं समझेंगे ना, फिर किसी मम्मी की तरह कान पकड़ेगी ना जब वो, फिर हम रोएंगे बैठ के लोगों के सामने कि नेचर ने मारा। तो हमें समझ जाना चाहिए अब वो वक्त आ गया है। आप जैसे लोगों को लीडरशिप लेनी चाहिए, टॉर्च बैरियर बनना चाहिए, और कम से कम उन बच्चों को सिखाना चाहिए, अपने से छोटे बच्चों को, कि अब वो नेचर को संभालें, क्योंकि नेचर बहुत कीमती है, वो दोबारा नहीं मिलेगी। हमारी धरती शायद सबसे छोटी है, मुझे लगता है प्लेनेट के उसमें कम, मतलब कम होगी, है ना। बहुत खूबसूरत है, हर चीज है यहाँ इस दुनिया के अंदर, हर चीज है। हमारा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की, वो शायद सबसे बेस्ट है। अमेरिका में एक जैसे पेड़ मिलते हैं, है ना, रशिया में भी एक जैसे मिलते हैं। हमारे यहाँ हर 50 किलोमीटर के बाद बायोडाइवर्सिटी बदल जाती है। इतनी खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी कहीं नहीं है। तो इसे बचाना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज। हमारा। हम कब बनता है? जब मैं करूंगा। जब मैं करूंगा, मैं मतलब आप, जब आप करेंगी तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तब आप हम बनेंगे। और जिस दिन आप हम बन गए, आप एक उंगली से बाल्टी तो नहीं उठा सकते ना, हाथ से उठा सकते हैं। तो वो हाथ बनाना जरूरी है, वो आपके हाथ में। आप हाथ कैसे बनाते हैं और कैसे बचाते हैं। सर अब हम सबको पता है कि मोबाइल रेडिएशन की वजह से पंछी, कीड़े सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो क्या 5G टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदम स्थिति को और गंभीर बनाएंगे? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल बनाएंगे। देखो वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जहाँ तक रेडिएशन की बात है, जब मैंने बर्ड हाउसेज लगाने शुरू करे तो मैंने टोल जो नाके होते हैं
टोल ब्रिजेस होते हैं, वहां लगाने शुरू करे थे सबसे पहले। वहां चिड़िया बहुत आती है क्योंकि लोग रुकते हैं, कभी खाने का सामान फेंक देते हैं, कभी कुछ, तो चिड़िया बहुत आती थी, मैना और गौरैया खूब आती थी। तो मैंने पहला नोएडा के अंदर लगाए थे 100 घोंसले। मैं वहां से निकलता था अपने ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने देखा वो जो दीवार में होल थे जिनके अंदर वो अपना घर बनाती है, वो उसको बंद कर रहे थे। तो मैं उतर गया, मेरी उनसे खूब बहस हुई। तो उन्होंने कहा साहब हमारे बॉस लोगों से बात कर लीजिए। तो मैंने बात करी, उन्होंने कहा क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा मैं यहाँ पे घोंसले लगाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है लगा लीजिए, आप कंप्लेंट मत करिएगा कहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने लगाए 100, मैंने लगा तो दिए, मैंने तो देखा भी नहीं था। 100 घोंसले लगाए, 3-4 दिन में वो अडॉप्ट हो गए। और अचानक जाके देखा तो उसके ऊपर 8 मोबाइल की टॉवर्स थी, लेकिन चिड़िया उसके नीचे रह रही थी। मैंने कोई साइंटिफिक स्टडी अब तक नहीं पढ़ी है और इस बात पे मैं बहस भी नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर सच्चाई है या नहीं है। लेकिन हाँ ये पक्का है कि अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे कहा जाता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है मेरा भी चालान कट जाए। तो इसलिए बेहतर है कि हम उससे बचा के अपनी कंजर्वेशन को बढ़ाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि विकास और विनाश के बीच में ना एक धागा होता है बस, सिर्फ आप जरा सा इधर जाते हैं तो विनाश हो जाता है, इधर जाते हैं तो विकास। विकास भी जरूरी है, लेकिन विकास को उस मद्देनजर लेके चलें कि विनाश भी ना हो। हम कैसे कहते हैं, अब मेट्रो करता है ना, एक पेड़ काटता है तो 10 पेड़ लगाता है। तो हमें लगाने भी है, पेड़ लगाने के बाद उनको भूलना नहीं है, उनकी केयर करनी है, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है यंग पीढ़ी अगर इस बात को संभाल लेगी, बहुत कमाल हो जाएगा। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे फॉरेन में देखिए कितना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक्टिविस्ट मत बनिए, बिल्कुल नहीं कहा मैंने एक्टिविस्ट बनिए, आप पॉजिटिव वे के अंदर काम करिए, लोग जुड़ेंगे आपके साथ, हमेशा जुड़ेंगे। तो आपकी बातों से पता चलता है कि आज की टेक्नोलॉजी को हमें बहुत सोच समझ के उपयोग करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और आपने जिस तरह से कहा, हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए काम को। जिस काम को करने का ठानते हैं उसको करने की आस सबसे अंत तक रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि जो भी काम हम करें उसमें सब लोग जुड़े और काम भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए। सर, आप जैसे महान व्यक्ति से मिलने का, आपका कोई महान नहीं होता, करने सब का। अपने आप महान बन जाते हैं, काम करना पड़ता है। आप जिंदगी में जो भी इन्वायरमेंट का काम है उसको ऐसे लें, जैसे आप बर्गर खाते हैं तो पूरा खाते हैं ना। हाँ। तो इन्वायरमेंट का काम आधा क्यों करेंगे, हम पूरा करेंगे ना उसको। अगर हमने कुछ ठान लिया तो उसको पूरा करेंगे। पढ़ो, खूब पढ़ो, दुनिया भर में लिटरेचर है, दुनिया भर में फिल्में, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी जो आप बच्चों से शेयर कर सकते हैं। आप मैम से बोलिए, आपके स्कूल के अंदर एक लेक्चर ऐसा रखें, आप देखिए कितना फर्क पड़ेगा बच्चों के ऊपर, वो जुड़ते चले जाएंगे आपसे। हमसे भी तो जुड़े ही ना बच्चे, 10 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, 3,000 से ज्यादा टीचर्स हैं मेरे पास, जो पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह स्कूलों में काम करती हैं हमारे यहाँ। आपने एक बार सिर्फ उनको थोड़ा सा जगाना है मन से, एक बार जाग गए ना वो बच्चे, फिर वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको लीडर बना के छोड़ेंगे वो। सर, एक आखिरी बार, क्या आप हमें कुछ ऐसा संदेश दे सकते हैं जो हम एसएसवीएम विद्यार्थी हमेशा तक याद रख सकें, कुछ सीख सकें उससे? मुझे लगता है इस विद्यालय में आने के बाद जो मैंने एक बात बहुत अच्छे तरीके से नोट करी और जो मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर सीखने की लालसा बहुत है। भले ही कम्युनिकेशन के अंदर लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने जो आके मेरे पास फीडबैक दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा सर हमें लगता ही नहीं था कि कभी नेस्ट भी बनाया जा सकता है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि विद्यालय में रहते हुए आप सिर्फ नेस्ट बनाएं, आप विद्यालय में रहते हुए एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन का हर वो काम करें कि आगे आने वाले टाइम में सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कम से कम एसएसवी स्कूल के बच्चों का ये नाम आए कि हाँ उन बच्चों ने ये काम किया और देखिए अपने एनवायरनमेंट को और अपने स्कूल को उन्होंने कितना अच्छा दर्जा दिलवाया। तो मेरी यही गुजारिश है कि प्रकृति को समझें, क्योंकि प्रकृति से अच्छी माँ कोई नहीं है। घोंसला इसलिए अच्छा है कि वो एक बहुत पवित्र चीज मानी जाती है जिसमें से एक जीवन निकलता है और वो प्रकृति में मिलकर प्रकृति को आगे बढ़ाता है। तो अगर ये एम्बेसडरशिप आपको मिली है और ये ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं कि आप उस काम को करते हैं, तो मुझे लगता है एसएसवी स्कूल उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाएगा। करके दिखाएगा ही नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग करेंगे। और मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो शायद हो सकता है हम लोग कोई रिकॉर्ड ब्रेक करें अपना। तो आप लोग जुड़ जाइए इस काम के अंदर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यंग जनरेशन को अपने साथ जरूर जोड़िए, छोटे बच्चों को जरूर जोड़िए कि वो इस काम को समझें, उनको समझाइए
उनको ये बताइए कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टेक्नोलॉजी को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करने में कितना नुकसान है। उनको प्रकृति की तरफ ले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि बेस अपने रूट्स के ऊपर अगर वो चले गए तो मुझे लगता है उनका जीवन सफल हो जाएगा। यही मेरी आपसे उम्मीद है और मुझे पक्का उम्मीद है कि आप लोग इसको पूरा करेंगे। सर, हम भी आप ही की तरह आपसे प्रेरणा लेते हुए आपके काम में आपके साथ जुड़ेंगे सर। बिल्कुल। और आप हमसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि हम भी एक अच्छा भारत बनाएंगे, पक्षियों के लिए रहने के लिए एक सुरक्षित एक अच्छी जगह बनाएंगे। सर, आपसे मिलने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। धन्यवाद।